नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और नेशनल पर्सपेक्टिव पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे साथ में है कर्नल दानवीर सिंह। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, और आई एम श्योर जो हमें देखने वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। कर्नल साहब, एक और सवाल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं फिर से, और सवाल यही है, हालांकि जो पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी वक्त से विदेशी दौरे पर हैं, और वहां से जो वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, काफी अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे भारत की बात हो या फिर पाकिस्तान को लेकर। और अब बलूचिस्तान में जो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उसको लेकर जब उनसे मीडिया ने सवाल किया, विदेशी मीडिया ने, तो उन्होंने बलूचिस्तान के जो गायब लोग हैं, जो गुमशुदा लोग हैं, जिसका अक्सर जिसको उठाया जाता है अलग अलग फोरम्स पे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर उन्होंने स्टेयरिंग को मोड़ दिया, लगातार कश्मीर उनके निशाने पर है। आप किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को, इनफैक्ट बेतुके बयान को? देखिए, सबसे पहले तो वो खुद ही बेतुके हैं। प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं एक। दूसरा, वो सियासतदान नहीं है। और वो आईएसआई के एक स्टूज हैं। शुरू से आईएसआई ने इनका इस्तेमाल किया है, ये पाले हुए हैं, आईएसआई के पले हुए हैं। और ये वही हैं जो न्यूयॉर्क जाने से पहले वो कहीं अपने रिश्तेदारों के साथ पेरिस के अंदर किसी रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करने गए थे। उसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है बहरहाल। और वहां गए न्यूयॉर्क, वहां पे इन्होंने बड़ा प्रयास किया कि ये वहां के पॉलिटिशियन से और कोई ऑफिशियल से मुलाकात कर पाए, तो वहां वो नहीं कर पाए। यूके के अंदर भी उन्होंने ऐसा किया, तो यहाँ भी नहीं कुछ हो पाए। छोटे मोटे लेवल के ऑफिशियल्स उनसे जरूर आके मिले। वहीं ये बीबीसी के अंदर इन्होंने अपने साक्षात्कार में, इंटरव्यू में इस तरीके की बात करी कि भाई, अ, आपका जूता तंग है, आपको पैर में छाले पड़े हुए हैं। बोला कि ये जो सामने जो खड़ा हुआ है, इसका जूता भी तंग है, इसके पैर में मेरे से ज्यादा छाले पड़े हुए हैं। तो इस तरीके का इन्होंने जवाब दिया। इससे पता लग रहा है कि कितना इनका दिमाग है, कितनी इनकी सोच है, कितनी इनकी अक्ल है। अगर बलूचिस्तान के अंदर लोग डिसअपियर्ड हो गए हैं, चाहे वो एक हो चाहे हजार हो, उसकी गंभीरता होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी इतने नहीं है जितने आप बता रहे हैं, वहां सिर्फ 50 है, भारत के अंदर 8,000 है। तो उस आदमी से पूछो कि भाई, तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तेरे पास 50 भी क्यों है, एक भी क्यों नहीं है। ये रियासत की जिम्मेवारी है। हिंदुस्तान में 8,000 है या 80,000 है, उससे तुझे क्या लेना देना? वो अलग टॉपिक है, अलग मुल्क है, अलग उसकी जवाबदेही है। तो ये दरअसल बताता है कि किस लेवल का इंटेलेक्ट वहां पर केयर टेकर है। तो ये क्या केयर टेक करेंगे जब वो क्या कहते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, वो समथिंग लाइक दैट ना। तो वो वाली चीज है। तो उल्लुओं के जंगल में और एक बड़ा वाला उल्लू बिठा दिया। वैसे उल्लू बाय द वे बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, खैर दैट अपार्ट। तो ये इशू है, और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को पुअरली रिफ्लेक्ट करता है। पाकिस्तान की कोई इसमें कोई बहुत बड़ा वो स्टेचर बन जाए ऐसा नहीं है। और अ, दुख की बात कहें और हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो खुशी की बात यह है कि वहां पे लोग इस चीज को बहुत पसंद करते हैं। पसंद करते हैं इन लाइक एंटरटेनिंग वे, के बड़ा बड़ी एंटरटेनिंग बातें कर रहे हैं, या इमेच्योर बातें कर रहे हैं, या झूठे बयान दे रहे हैं, किस तरह से पसंद करते हैं? वो इंडिया बैशिंग इंडिया बैशिंग ओह। को पसंद करते हैं। उसका कारण ये है, देखिए, ये टू नेशन थ्योरी पे मुल्क बना। और हम्म। इनमें जिन्ना साहब का ये कॉल था कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यानी हम्म। कि क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारी सोच अलग है, हम ये हैं, ये सब कुछ हमारा अलग है। तो ये पहले दिन से कोई भी चीज इंडिया के रिलेटेड हो, उसके मुखालिफ, उसका मुखालफा करते रहे हैं, जस्ट टू प्रूव कि हम अलग हैं। और इस हम नहीं, हमारे इनसे कुछ नहीं मिलता है। तो आपने सिर्फ अपोजिशन करना है, अपोज करना है, अपोज करना है, अपोज करना है। आप टू नेशन थ्योरी को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, हमारे इतने डिफरेंसेस हैं। हम सांस भी नाक से नहीं लेते हैं, हम कहीं और से लेते हैं। तो ये वाला जो 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 सीन है, ये पाकिस्तान को ले डूबा है। मैं बता रहा हूँ, उसका बेड़ा गर्क हो गया जी। है, जस्ट प्रूव द टू नेशन थ्योरी। और अभी ये हालत है कि नबी के बर्थडे वाले दिन मुसलमान मुसलमान को धमाकों से उड़ा रहा है। तो ये है टू नेशन थ्योरी।
बिल्कुल और बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान बिना पर जिस आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ, वो बिना तो बहुत पहले ही गलत साबित हो गई थी और आए दिन वो गलत साबित होती रहती है जब मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, इमाम बारगाहों में ब्लास्ट होते हैं, जब अहमदियों के कब्रिस्तान या जो उनके जो कब्र के पत्थर होते हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जाता है, तो ये बड़ी आम-सी बात है। हालाँकि वो उसका जनाज़ा अभी भी घसीटता रहता है पाकिस्तान, वो एक अलग बात है। लेकिन कर्नल साहब एक और बात है कि एक तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, वो आपको आई एम श्योर पता होगी जिसने कहा है कि पाकिस्तान में जो 40% लोग हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया ने भी नाराज़गी जताई है कि उम्रा और अलग-अलग बहानों से अलग-अलग वीज़ों पे भिखारी भेज रहा है पाकिस्तान जो वहाँ जाकर भीख माँगते हैं। लोग परेशान आ गए हैं सऊदी के, भई इनको भेजना बंद करो। तो ये क्या मतलब लीडर से लेके आम जनता तक सब फुल टाइम भिखारी बन गए हैं। वो भिखारी ये जो इनकी पाकिस्तान की फौज है, इन्होंने पूरे मुल्क को भिखारी बना दिया है। इस हालत में पाकिस्तान आ गया है कि अब सब भीख मांगने पर मजबूर है और सऊदी अरेबिया लैंड करने की जरूरत नहीं है। जहाज में घुसते ही जब सीट बेल्ट हटाने का आदेश हो जाता है, साइन आ जाता है, तभी से खड़े होके भीख मांगने लगते हैं। उसके तो वीडियो वायरल हो चुके हैं। तो हुँ। सऊदी अरेबिया उतरेंगे और फिर तो बात अलग है। तो वो कहते हैं कि जहाज में ही शुरू कर देते हैं, टाइम क्यों बर्बाद करना है? टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल है और उसका ये हालत हो गई है कि अब सऊदी अरेबिया को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि भैया आप हमारे यहाँ मुल्क में भिखारी ना भेजें, हमारे तो पूरी ऐसी तैसी कर दी आप लोगों ने आके। और ये जो मेरे जो दोस्त मेरे एक फौजी मित्र हैं, वो अभी उम्रा हज करके आए हैं और अपनी अम्मी को लेके गए थे। तो वो यही बता रहे थे कि वहाँ पे तो मतलब इतना भीख मांगा जाता है और जो भीख मांगता है वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। आप सोच के देखिए कि कितनी शर्म की बात है ये कि आप इस्लाम के नाम पे मुल्क बने और मक्का मदीना में आपके लोग भीख मांग रहे हैं और जिनके साथ आप रह नहीं सकते थे, जिनकी वजह से जिनकी नफरत में आप वहां गए, वो इज्जत से जा रहे हैं वहां पर हज और उम्रा करने। उनमें से कोई एक भी वहां पे भीख भीख नहीं मांग रहा। तो ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा लेकिन वही बात है कि एक तरफ तो सऊदी अरबिया उनको भिखारी भेजने से मना कर रहा है, तंग है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है और हालाँकि हम सब जानते हैं कि आईएमएफ का जो 11 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मिला, वो भी उनको कम पड़ गया है। करोड़ों अरबों मिलने के बाद भी पाकिस्तान की भीख माँगने की आदत खत्म नहीं हो रही है। अभी भी वो चाइना और सऊदी अरेबिया से और कर्जा माँग रहे हैं, इकोनॉमी का कोई प्लान उनके पास बना हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको और कर्ज़े की ज़रूरत है। आपको लगता है सऊदी अरेबिया और चाइना और पैसा देंगे? हालाँकि दोनों ही अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो प्लान है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े लोग कैसे पैसे खा पाए। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर लोग भीख मांग रहे हैं। तो अब किससे खाएं? भिखारियों से छीन के खाएंगे क्या? तो वो ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भीख मांगते हैं। अब इनको लगता है कि चाइना और सऊदी अरेबिया इनको पैसे दे दे जिससे कि इनका कुछ समय और निकल जाए। बेसिकली इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनका टैक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल चरमरा चुका है। जो पैसे वाले लोग हैं वो टैक्स देते ही नहीं है। ये हालत है। तो जब आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है तो आप जितना मर्जी पैसा ले आए वो कभी टिकेगा नहीं। इनफैक्ट अगर आपकी टंकी में कोई लीकेज है तो आप पानी कितना भी भरते रहिए, पानी लीक हो जाएगा। पानी कभी उसमें रुकेगा ही नहीं। और अच्छा। दीवारें और आपकी खराब हो जाएंगी सीलन से और घर और बर्बाद हो जाएगा। तो अभी यही हालत बने हुए है पाकिस्तान का, यही हाल। और इन सबको मालूम है कि ये हाल है, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सब सब लोग तो विदेशों में सेटल हो गए। जितने भी उनके जो आर्मी चीफ है, मैं तो इनके आर्मी चीफों पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ, वो सब विदेश में रहते हैं। बाजवा साहब जिस दिन रिटायर हुए उसके अगले दिन दुबई, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद हॉलैंड और यूके, और वो तो मजे मार रहे हैं। वो तो पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं रहे और बरमूडा में घूम रहे हैं वो तो टी शर्ट पहन के। तो पता नहीं, आई डोंट नो कि ये क्या मुल्क है और कैसे लोग हैं। और यहाँ पे आते ही सलवार कमीज पहन के और पठान बन उसका जाते हैं फिर सब, सब फिर हाँ सब बिल्कुल पठान बन जाते हैं।
हाँ, फिर वो बिल्कुल बदली हो जाता है हिसाब-किताब। तो ये बड़ा दिलचस्प है और अब दुनिया को बिल्कुल क्लियर हो गया है, पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज़्ड हो गया है और अब इसका एक ही इलाज है, या तो इसके टुकड़े हो जाएँ या ये अपने आप को सुधार के और पूरी तरह स्लेट मिटा के दोबारा से इस पे लिखाई शुरू करे। ये वो तो 1947 तक की स्लेट मिटा वो के दोबारा से इब्तिदा से काम शुरू करना पड़ेगा। वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात है कर्नल साहब, जो सवाल मेरे ज़हन में अभी-अभी आया है, वो ये कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, हालात अगर और बदतरीन होते हैं, तो ये भारत के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अगर हम पाकिस्तान में क्राइसिस की बात करें, तो भी नुकसानदेह, पाकिस्तान एस्टैब्लिश होता है या सही कर रहा होता है, तब भी वो भारत के अंदर क्योंकि पाकिस्तान अगर टेररिज्म की अ, घोषणा करता है, तो भारत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान ना भूखों मरता है तब भी हमारे लिए नुकसानदेह, पेट भरा होता दोनों है तो और नुकसानदेह, दोनों तो पेट क्या भरा किया होता जाए? है तो वो खाना खा के और प्लेट हमारे ऊपर फेंकने लगता है। उंगलियों में एग्ज़ैक्टली। मारता है, चमचे फेंकता है क्योंकि पेट भरा हुआ है। और जब पेट खाली है, तो खदशा ये होता है कि आपस में एक-दूसरे की प्लेटें ना मारने लग जाएँ और हुँ, मारना शुरू भी हो गए हैं। अब उसका नुकसान ये है कि जब ये आपस में प्लेटें चलेंगी इनकी, तो ये हुँ, भाग के यहाँ आ सकते हैं और जब यहाँ हुँ, आएँगे तो हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। इनको बॉर्डर के ऊपर ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे देश में शरणार्थी बन के आए और हम इनको लाखों की तादाद में मार दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको मजबूरन लेना पड़ेगा और ऐसे में आपके खुद के मुल्क की स्थिति खराब हो जाएगी। आपको हुँ, ये मालूम होना चाहिए कि जब बांग्लादेश में टू नेशन थ्योरी के चलते मुसलमान मुसलमान को जब मार रहा था, तो बंगाली मुसलमान हिंदुस्तान में 3 करोड़ आया था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत भारी नेगेटिव असर पड़ा था और इंदिरा गांधी दुनिया के पास गई थी कि भाई 3 करोड़ लोग हमारे इन बंगाल, बिहार और असम में लोग आ गए हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी और डेमोग्राफी गड़बड़ा गई है। तो यही सिचुएशन हो जाएगी अगर आप सोचिए कि पंजाब, सिंध और यहाँ से लोग अब राजस्थान। खैबर पख्तूनख्वा और पता नहीं कहाँ-कहाँ से। तो आप सोचिए और उसमें किस टाइप के लोग आएँगे, कैसे अनासर आएँगे, क्योंकि उनके अंदर कितने जिहाद के टीके लगे हैं, बूस्टर डोज़ लगी है, नफ़रती जो कोरमे खाए हैं इन्होंने, तो वो सब चीज़ें भी तो हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, तो हम नहीं चाहते कि इस स्थिति में पाकिस्तान पहुँच जाए कि उनके कटोरे, डोंगे, प्लेटें खाली हों और एक-दूसरे के बाल नोचे और एक-दूसरे के सिर पे मारें। हम चाहते हैं कि थोड़ा-थोड़ा खाना मिलता रहे, जिससे कि भूखे भी ना मरें और इतना भी खाना ना हो जाए कि खाने से अपने पेट को सहलाएँ और खाली डोंगे फिर हमारे ऊपर फेंकते रहें मज़ा लेने के लिए। तो ये भी एक डेंजरस सिचुएशन है। दरमियान में रहे तो ज़्यादा ठीक है। जी, बिल्कुल आपने सही एकदम सही आपका एक विश्लेषण रहा है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में, अगर अच्छी हो या बुरी, दोनों ही स्थिति में वो पाकिस्तान जो है भारत के लिए समस्या क्रिएट करता है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान किस तरह से आगे क्या हालात होते हैं, क्या सऊदी और चाइना से उन्हें कोई मदद मिलती है, वो आने वाला वक़्त बताएगा। आज के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव में इतना ही। आप सब हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you, Amber, and अब same message goes from my side as well. थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।